वालेकुम क्लास मैट्रिक स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। और पेपर भी बहुत अच्छा से दे दिए होगे आप लोगों ने पहला। बेटे, लास्ट टाइम जैसे मैंने आपसे तज़किरा किया था कि इंशाल्लाह हम मैथ्स के एमसीक्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इंशाल्लाह हम लेक्चर बना रहे हैं मैथ्स के एमसीक्यूज़ के बारे में। लेकिन एक ख़तरनाक और बात इस तरह ये है कि नेट जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। तो मैं इस बात पे परेशान हूँ कि किस तरीके से जो है वीडियो अपलोड करूँ और आप तक किस तरह पहुँचाऊँ, क्योंकि नेट अगर नहीं होगा अवेलेबल तो फिर मुश्किल हो जाएगा आप तक वीडियो पहुँचाना, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लेकिन बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। अगर किस्मत में हुई आपकी आसानी के लिए तो इंशाल्लाह हो जाएगा काम। और अगर अलबत्ता ऐसा होता है इन केस कि नहीं हो पाता नेट की वजह से, तो फिर हम रैली सॉरी में वीडियो तो खैर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। बाकी आपकी लक। ठीक हो गया, लेट्स स्टार्टेड बेटा। चैप्टर के सीक्वेंस से बनाएंगे, पहले चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3, इस तरीके से। ठीक है, तरतीब से मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा एमसीक्यूज। पूरे पूरे एमसीक्यूज नहीं लिखवा रहा बेटा, तरीकेकार बताऊंगा कि किस तरीके से एमसीक्यूज वो करते हैं। ठीक है, जैसे बेटा स्टार्ट करते हैं बुक से। सो बेटे, बुक हमारे पास जो है उसके चैप्टर नंबर 1 सेट के चैप्टर के नाम से, सेट के चैप्टर के नाम से। ठीक है, तो सेट में जो जो इम्पोर्टेंट आपके पास एमसीक्यूज आते हैं तो उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि सेट के जो लास्ट ईयर के जो बुक से एमसीक्यूज आते थे वो आपको बताता चलूँ कि सबसे पहली जो एमसीक्यूज आती हैं वो आपके पास सेट के चैप्टर से आती है, इसीलिए बता दूं आपको। सबसे पहले बात होगी सेट से। ठीक है, पहले चैप्टर की बात हो रही है इस वक्त। तो सेट के चैप्टर के अंदर जो एमसीक्यूज आता है वो आता है कार्टेशियन प्लान की वजह से, टॉपिक से। और आते हैं आपके पास जनाब रिलेशन में, और इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है सर, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक एमसीक्यूज आता है आपके पास, एक के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट दिया होता है और एक और कॉम्प्लीमेंट दिए होते हैं और पूछे कि किसके बराबर है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, किसी भी एक नंबर के ऊपर अगर डबल कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो वो सिंपल उस सेट के बराबर होता है। ठीक हो गया, यानी दो कॉम्प्लीमेंट जब आ जाते हैं इस तरह समझ लो कि कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है और एक सिंपल जो भी बेस होगी यहाँ पर, जो भी सेट का नाम होगा वही आ जाएगा। ठीक है, ये तो पहला एमसीक्यूज हो गया। इसके अलावा दूसरा एमसीक्यूज, आपके पास डिमॉर्गन्स लॉ के स्टेटमेंट आती है। इस तरह लिखा होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और बताओ कि किसके बराबर है। तो डिमॉर्गन लॉ के स्टेटमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर यहाँ होल कॉम्प्लीमेंट और बीच में यूनियन है तो यहाँ अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होगा और बीच में इंटरसेक्शन होगा, ये आपने याद रखना। ठीक है, इसका उलट भी हो सकता है। तो अगला मैं इस तरह लिखवा रहा हूँ कुछ कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट और इज इक्वल टू, अब यहाँ इंटरसेक्शन आ गया और होल कॉम्प्लीमेंट है तो पहली बार या तो कॉम्प्लीमेंट अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूनियन। तो या तो ये साइड आपको दी होगी, ये मालूम करनी होगी आपको, या फिर ये साइड दी होगी आपको और ये मालूम करनी होगी। कोई भी एक साइड देकर दूसरी साइड आपसे पूछेगा। इसके साथ इसकी अलग एक और प्रॉपर्टी, और वो हमारे पास होती है ए डेल्टा बी इज इक्वल टू डैश। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी पूरी होती है हमारे पास, वो होती है ए यूनियन बी और फिर माइनस फिर ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अच्छा समटाइम ऐसा होता है कि ये साइड दे रहे थे, इस तरह लिखा होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू डैश। ठीक है, तो वो तब ये वाली साइड लिखनी होती है ए डेल्टा बी। ठीक है, इस तरीके से आपके पास एमसीक्यूज आती है बेटा इसके। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसके हो गए। अच्छा, इसके अलावा आपके आपके पास जो एमसीक्यूज है वो इस तरह आता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस तरह लिखा जाता है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज, कार्टेशियन स्पेलिंग बेटा जरा से हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज। तो रिटन मतलब लिखा कैसे जाता है, तो याद रखिएगा बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा ए क्रॉस बी से लिखा जाता है, ए क्रॉस बी। ऑप्शन के अंदर आपको बी क्रॉस ए भी दिया होगा, ए क्रॉस ए भी दिया होगा, और भी मुख्तलिफ दिए होंगे, लेकिन आपका आंसर क्या होगा, ए क्रॉस बी। इसका सवाल एमसीक्यूज कैसे आता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते कैसे, तो यहाँ लिखा हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज, यानी इस तरह लिखा जाता है। और ऑप्शन 4 दिए होते हैं, कोई से एक आपके पास आता है। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपके पास एमसीक्यूज हो गया, ये प्रॉपर्टीज के होंगे बेटा। इसके अलावा आपके पास अभी चूंकि न्यू बुक आई है तो इस न्यू बुक के हिसाब से कुछ रिलेशंस की टाइप्स भी आती हैं आपके पास, कुछ फंक्शंस की टाइप भी आती हैं, तो साथ साथ उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जो मेरे लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ आपको। सबसे पहले फंक्शंस पर बात करते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस के अंदर जो टाइप्स होती हैं वो आपको पहचाननी है। नंबर 1, सबसे पहली जो आपके पास है वो है ये, वो आप कहते हो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस रिलेशन, 1-to-1। ठीक है, 1-to-1 फंक्शन होता है।
तो मैं वर्बली बता दूं आपको, और इसका आंसर में अगर इस तरह आ गया तो फिर भी आपको बता दूं कि किस तरह पहचानेंगे बेटा। वन टू वन करस्पॉन्डिंग रिलेशन में उसमें क्या होता है, रिलेशन या फंक्शन, रिलेशन तो होता ही है लेकिन असल उसको फंक्शन बोलते हैं। कि वन टू वन फंक्शन में क्या होता है, वन टू वन फंक्शन में दरअसल डोमेन का जो पहले डोमेन का सेट होता है और जो को डोमेन का सेट होता है, दोनों आपस में सिंगल सिंगल एलिमेंट, यानी पहले सेट का लाइक दिस अगर मैं फिगर बना दूं कि एक सेट, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको नजर आए, एक सेट ए है और एक ये सेट बी है, ठीक है, और ए से लेकर बी तक रिलेशन बनाया है, ठीक है। और इस रिलेशन के अंदर क्या होता है, इस रिलेशन के अंदर इसमें कुछ एलिमेंट होते हैं और उसमें कुछ इस तरह के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, इसका 4, ये 9, ये 25। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ कुछ और एलिमेंट भी लिख दो, लाइक लेट्स सपोज मान लो 16। तो 2 का रिलेशन 4 के साथ, 3 का रिलेशन 9 के साथ, 5 का रिलेशन 25 के साथ। डोमेन के हर एलिमेंट एक ही रिलेशन बनाएगा, ठीक है, एक ही रिलेशन बनाएगा। ऐसे रिलेशन को या ऐसे फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं, वन टू वन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद दूसरा फंक्शन होता है, यानी एक ही रिलेशन बनाए, ठीक है, एक ही फंक्शन, डोमेन का एक एलिमेंट और रेंज का एक एलिमेंट, एक ही रिलेशन बनाए। लाइक दिस अगर इसको रिलेशन की शक्ल में दे दें, अगर आपको इस तरह दे दें कि 1 का रिलेशन जो है 2 का रिलेशन 4 के साथ है, फिर 3 का रिलेशन 9 के साथ है, और फिर जो है वो 5 का रिलेशन 25 के साथ है, और इस तरह लिख के आपको दे दे कि बताओ ये कौन सा रिलेशन है, कैसे पहचानोगे। तो बेटा वहां पर ये रिलेशन नीचे ऑप्शन दिए होंगे, वन टू वन है, ऑन टू है, वन टू वन करस्पॉन्डेंस है, मतलब ऑन टू है, इन टू है, कौन सा आपके पास फंक्शन है। तो दिस टाइम अगर इस तरह एक एक की रिलेशन बनाओ, जैसे 2 के साथ एक हो, 3 के साथ एक हो, 4 के साथ एक हो, हर एलिमेंट का अलग अलग रिलेशन हो, तो ऐसा फंक्शन बेटा कौन सा फंक्शन कहलाता है, वन टू वन फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अच्छा अगला, और फिर उसके बाद ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है, याद रखना बेटा, ऐसा फंक्शन, इसके ये मिटा देता हूँ, साथ साथ बताता रहूंगा मैं। तो ये बेटा आप देखो, थोड़ा सा मैं इसमें और उसमें फर्क बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको मसला हो तो आप पीछे करके इसके स्क्रीन शॉट ले लेना बेटा, ठीक है। आप देखो ऑन टू फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसका जो आपके पास डोमेन और को डोमेन दोनों आपस में बराबर हो, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं ये से लिख देता हूँ कि जिसके अंदर हमारे पास सॉरी रेंज और कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन आपस में क्या हो, बराबर हो। इस तरह स्टेटमेंट लिखी हुई आती है कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर रेंज और कोडोमेन बराबर हो कौन सा फंक्शन कहलाता है। तो ऐसा फंक्शन कौन सा कहलाता है, ऑन टू फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल फिगर से समझ लो, मान लो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2, 6, 9, और यहाँ पर आपको बेटा फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है 3, 9, या चलो मैं तो कुछ भी नंबर लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। लाइक दिस अगर मान लो यहाँ पर है 5 और यहाँ लिख दो 4, ठीक है। तो मान लो अगर ए टू का रिलेशन 3 के साथ है, 2 पुट करने पर 3 आ रहा है, 2 पुट करने पर मान लो सॉरी 6 पुट करने पर आपके पास 9 आ रहा है, और 9 पुट करने पर आपके पास 5 आ रहा है, या 9 पुट करने पर आपके पास 4 आ रहा है। तो जो आंसर आ रहे हैं वो है 3, 9, 5 और 6। क्या क्या आंसर आ रहे हैं, 3, 9, 5 और 4। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है नहीं, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जिसका रिलेशन बने वो कितने, 4, आंसर कितने आएंगे, 4 ये रिलेशन हो गए। और ये वाला सेट कोड डोमेन का होता है, कौन सा होता है, कोड डोमेन का, ये वाला डोमेन होता है और ये वाला कोड डोमेन होता है, और जो आंसर आते हैं इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। जिन जिनका पार्टिसिपेशन हुआ दूसरे वाले सेट के साथ, ये रेंज और ये कोड डोमेन अगर सेम हो जाए, देखो 3, 9, 5, 4, यहाँ भी 3, 9, 5, 4, जब ये सेम हो जाते हैं तो ऐसा सेट हमारे पास, ऐसा फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है बेटा, ठीक है। और ऐसा फंक्शन जिसके अंदर वो वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसा फंक्शन जो वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो, वो फंक्शन कैसे कहलाता है, यानी मैं अच्छा वन टू वन को आपके पास कहते हैं सर्जेक्टिव, ठीक है, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। ये जो ऑन टू होता है इसको इंजेक्टिव बोलते हैं। अच्छा इसके नाम में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बट मैं आपको बताता रहूँ बुक के लिहाज से, ताकि कोई मसला ना हो फिर बाद में आपको। ये जनाब आपका जो फंक्शन होता है वन टू वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अच्छा इसमें प्रॉपर्ली जो है वो इतना नहीं लिखा हुआ। अच्छा ऑन टू फंक्शन जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन ये सब्जेक्टिव होता है बेटा, सब्जेक्टिव। और जनाब आपका जो ये वाला सेट ये इंजेक्टिव होता है, कौन सा होता है,
यानी ये दूसरे दूसरे नाम है इसके, ठीक है, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव। और ऐसा ऐसा फंक्शन जो इंजेक्टिव भी हो और सब्जेक्टिव भी हो, जब दोनों मिलते हैं तो फिर बनाते हैं क्या, कौन सा, फिर आपके पास बनाते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है। दूसरे दूसरे नाम इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है एमसीक्यूज में इस तरह आ जाए। तो इंजेक्टिव सब्जेक्टिव क्या बनाते हैं, बाइजेक्टिव। ये इंजेक्टिव कौन सा होता है, 1 to 1 होता है, और ऑन टू कौन सा होता है, सब्जेक्टिव होता है। ये दोनों मिलाकर जो बनाते हैं वो होता है इन टू। मतलब ये वाला कौन सा है, ये वाला दरअसल ऑन टू है, ऑन टू, और ये वाला 1 to 1 है, ठीक है। सो 1 to 1 और ऑन टू दोनों मिलाकर इन टू बनाते हैं। ये फंक्शंस का बेटा हो गया। इसके अलावा जो है बेटा वो आपका लास्ट एक्सरसाइज में से कुछ एमसीक्यूज आती हैं, सो ये बेटा मिटा दूं। इसके बाद लास्ट के जो हमारे पास एक्सरसाइज है 17.5, उसमें से एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने का कुछ एमसीक्यूज आते हैं, तो उसमें से एक दो आपको सॉल्व करवा देता हूँ। लेट सपोज मान लो आपके पास इस तरह जो है वो एक वो आ जाए, नंबर आ जाए, जैसे पहला है x माइनस 5, 10 इज इक्वल टू 11, y माइनस 7। इस तरह एक सवाल दे दे और आपसे कहे कि इसमें से x और y की वैल्यू बताओ। जरूरी नहीं कि वो दोनों ही पूछे x और y की, हो सकता है आपसे कहे कि बताओ y की वैल्यू इनमें से क्या होगी। तो उसमें से सूरत में आपने देखना है कि x की पोजीशन देखो पहली है, तो उसको आप पहले वाले के बराबर लेंगे, लाइक दिस x माइनस 5 बराबर आ जाएगा 11 के। पहले वाला पार्ट को पहले वाले पार्ट के बराबर लाइन लगाओ, और दूसरा है 10, 10 किसके बराबर हो जाएगा, y माइनस 7 के। दूसरे पार्ट को दूसरे पार्ट के बराबर ले लो। अब आपसे अगर x की वैल्यू मांगे तो यहाँ से निकाल के दे देना, y की वैल्यू मांगे तो यहाँ से निकाल के होंगे, दो नंबर इक्वल ही होंगे, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। सो यहाँ से माइनस का 5 वहां जाके प्लस का 5 हो जाएगा, और जनाब ये 11 एंड 5 हो जाएगा 16। यहाँ से x की वैल्यू 16 ऑप्शन में वैल्यू दी होगी। अगर ऐसा सवाल आए तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या y की वैल्यू, वो आपने ढूंढने के पहले वाले में है या दूसरे वाले में। अगर पहले वाले में तो पहले से निकाल के देने, पहले वाले दोनों को बराबर ले लेना, और अगर दूसरे में से तो इनको बराबर ले लेना, ठीक है। और यहाँ से अगर निकालो तो माइनस का 7 यहाँ पर आके प्लस का 7, और 10 प्लस 7 इज इक्वल टू y, और जनाब y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17, ठीक है बेटा। इस तरीके से इसका भी जो है आपके पास एमसीक्यूज आता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 17.5 के एमसीक्यूज। अगर आ सकते तो इस तरह आ सकते, ठीक है। फंक्शन की आइडेंटिफिकेशन आपको बता दी, हो सकता है कि रिलेशन की शक्ल में आपको जरूर बताएं कि आपसे पूछे कि कौन सा फंक्शन है, तो इसकी डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बना के दी उस लिहाज से आप उसकी आइडेंटिफिकेशन आराम से कर लेंगे, ठीक है बेटा। इसके अलावा एक और बड़ा मशहूर एमसीक्यूज है उसके आपके मैट्रिक क्लास का, ये कौन सा था, ये जनाब आपका था 7, और ये था 8, और ये जनाब था 9, और अब ये 10वां एमसीक्यूज बता रहा हूँ, बस 10 काफ़ी है, और मेरे जहन में आए तो साथ साथ बताता रहूँगा। एमसीक्यूज क्या है, वो ये कि द फॉर्मूला जो होता है ना पावर सेट का, वो था 2 की पावर n। अब आपसे आपसे क्या पूछता है कि द फॉर्मूला ऑफ द पावर सेट इज डैश, और नीचे 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ऑप्शन में क्या दिया होता है, n की पावर 2 भी दिया होता है, 2n भी दिया होता है, n की पावर स्क्वायर भी दिया होता है, इधर आ गया। अच्छा, इसके अलावा आपको दिया होता है 2 की पावर n दिया होता है, और इसके अलावा नन ऑफ दिस या इस तरह कुछ ऑप्शन दिया होगा, 4 ऑप्शन। तो आपको फॉर्मूला याद रखना क्या था, 2 की पावर n, मतलब आपका असल आंसर होगा 2 की पावर। ये है क्या, पावर सेट का फॉर्मूला है। सो बेटा ये 10 एमसीक्यूज मेरे ख्याल से इस पहले चैप्टर के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट थे, जैसे मैंने आपको बता दिया। इसको काइंडली इसी तरीके से कर लेना। अब दूसरे चैप्टर के एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कोशिश करना कि आप इन चीज़ों को कम से कम करके चले जाए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चैप्टर से करते हैं, ये वाला फटाफट से उतार लें। वेल स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 के एमसीक्यूज बेटा मैंने आपको 10 के 10 के करीब बताएं, तो उसमें से थोड़ा बहुत लिटिल बिट चेंज भी हो सकता है, बट मेरे अंदाजे के मुताबिक जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए। चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो चैप्टर 2 वेरिएशन है। तो सबसे जो पहली चीज़ होती है बेटा वो होता है रेशो। आपको ये बताना चाहिए कि रेशो क्या है। दूसरी चीज़ होती है प्रोपोर्शन, ठीक है। और एमसीक्यूज आती ही इन दोनों की, प्रोपोर्शन, ठीक है, इन दोनों ही चीज़ों की एक्सोरगात एमसीक्यूज आती है। अच्छा, रेशो क्या होता है, किसी दो नंबर का कंपैरिजन, लाइक दिस मैं आपसे कह दूँ 2:3, 2 रेशो, ये जो दो आपको डॉट नजर आ रहे हैं बेटा, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि नजर आए, इसको रेशो कहते हैं। इसके एमसीक्यूज आपके पास आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो दो पार्ट है, एक पहला एक दूसरा। ये जो बेटा दूसरा पार्ट होता है इसको, इसका अलग नाम होता है, और जो पहला पार्ट और जो दूसरा पार्ट होता है इसका अलग नाम होता है। जो पहला होता है बेटा उसको कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो बेटा दूसरा पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ये इसके अपने अपने नाम है बेटा, ठीक होगी बेटा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसके
कॉन्सिक्वेंट कौन सा है, और पहला जो रेशो का जो पहला नंबर होता है उसको कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो दूसरा होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ये रेशो का है। और रेशो की डेफिनेशन क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स को कंपेयर करने से क्या बनता है, रेशो बनता है। अब प्रपोर्शन पर आ जाओ। प्रपोर्शन के अंदर क्या होता है, दो रेशोज को कंपेयर करते हैं, या दो नंबर को कंपेयर करते हैं, वहां दो रेशोज को कंपेयर करते हैं, लाइक दिस ए रेशो बी इज प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी। ठीक है, अब इसके अंदर जो है कुछ चीजें आपने याद रखनी है, जिसमें प्रपोर्शन की निशानी तो ये आपको मैंने बेटा डॉट्स के बता दी, सर थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि नजर आ जाए आपको। अच्छा जी, इसमें जो बेटा अंदर वाले दोनों नंबर होते हैं उनको कहते हैं मीन, और जो बाहर वाले दोनों नंबर होते हैं उनको कहते हैं एक्सट्रीम। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ए बी सी ई हो सकता है आपको नंबर दे दे और आपसे कहे कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन, उस पर बात करते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ प्रपोर्शन की, ठीक है, वो कैसे होती है उस पर बाद में बात करते हैं। है कौन सी ये देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास अल्टरनेंडो। दूसरी आपके पास होती है इन्वर्टेंडो। ठीक है, उसके बाद होती है कॉम्पोनेंडो, और आखिर में होती है डिविडेंडो। अच्छा, इसके सवाल आते हैं आपके पास, ठीक है, ये कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो के क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने आपको लेक्चर अपलोड कर दिए, वो काइंडली देख लेना। ये चार प्रॉपर्टीज और इसके अलावा रेशो, ये चार प्रॉपर्टीज कैसे आती, इनमें से सवाल एमसीक्यूज आती है अक्सर कि बताओ अगर रेशो दे दिए तो इसका अल्टरनेंडो क्या होगा, इसका इन्वर्टेंडो क्या होगा, इसका कॉम्पोनेंडो क्या होगा, इसका डिविडेंडो क्या होगा। ये चीज आपको क्या करनी होती है, फाइंड आउट करनी होती है। इसके अलावा अगर प्रोपोर्शन में आपको नंबर दे दे और आपसे कहे इसके बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो भी आपने देखना होता है। अच्छा चलो जरा एक एमसीक्यूज दे लेते हैं। अगर मान लो आपसे एमसीक्यूज इस तरह कोई रेशो दे दे कि ए रेशो बी, और आपसे कहे वेयर बी इज कॉल्ड डैश, वेयर बी इज कॉल्ड डैश, बी को क्या कहेंगे, तो बेटा आप कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। और अगर आपसे कहे वेयर ए इज कॉल्ड डैश, तो आप एंटीसीडेंट उसका नाम लेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इस प्रोपोर्शन के अंदर हमारे पास बेटा जो पहला नंबर होता है उसको फर्स्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, जो दूसरा नंबर होता है उसको सेकंड प्रोपोर्शन कहते हैं, और जो तीसरा होता है उसको थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं, और जो चौथा उसको फोर्थ प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक हो गया मेरा बच्चा। तो अगर मान लो कोई प्रोपोर्शन आपको दे दे और उसमें कहे दूसरे वाला एलिमेंट कि वेयर बी इज कॉल्ड डैश प्रोपोर्शन, तो कौन सा बी प्रोपोर्शन कौन सा है, सेकंड प्रोपोर्शन है। तीसरा कौन सा है, थर्ड प्रोपोर्शन है। जो चौथा कौन सा है, फोर्थ प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने के लिए भी सम टाइम आपको दिया जाता है कि बताओ इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। इस पर अब आप तफसीली से बात करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा मान लो आपके पास कोई इस तरह नंबर दे दे कि इस रेशो के इसके हवाले से बात करो। ठीक है, इसका तो हो गया, दो एमसीक्यू जा सकती है, नाम पूछ सकते हैं। अच्छा, प्रोपोर्शन दे दे इस तरह कि इफ 1 9 x एंड 45 आर इन प्रोपोर्शन। कह रहे कि चार नंबर अगर प्रोपोर्शन में, तो बताओ कि x की वैल्यू फिर क्या होगी। तीन नंबर देकर x एक वेरिएबल दिया आपको, तो आपने सिंपल क्या करना है, पहला नंबर लिखना है रेशो, दूसरा नंबर लिखना है फिर प्रोपोर्शन, और x फिर प्रोपोर्शन 45। ठीक है, आपने यहाँ इक्वल लगा देना डायरेक्ट, क्योंकि सॉल्व हो जाएगा। प्रोपोर्शन रेशो को आपने प्रोपोर्शन अपॉन में चेंज करना है, और सिंपल आपने क्या करना है बेटा, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, यहाँ से x को अकेले करना है। 45 यहाँ से डिवाइड, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 45 अपॉन 9। ठीक है, इज इक्वल टू x। 9 1 जा 9 5 जा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह अगर आपको मान लो कोई नंबर प्रोपोर्शन में दे दे और आपसे किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहे, तो आप रेशो को सिंपल अपॉन में चेंज करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर अवेलेबल है आपके पास, तो उससे ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। कैलकुलेटर लेके जाइएगा बेटा एग्जाम में, ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, ये बात हो गई। अब प्रॉपर्टीज कैसे होती है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास जो होती हैं वो ज़रा से समझने के लिए होती है ज़्यादातर, तो मैं आपको बुक का पेज नंबर भी रीड करने के लिए कहूँगा कि वो आप रीड करें। इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज भी बताऊंगा आपको जो समझने के लिए आपसे। ठीक है, जैसे मान लो प्रॉपर्टीज हमारे पास जो है वो कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो और अल्टरनेंडो वगैरह के जो एमसीक्यूज वगैरह आते हैं वो बुक में से ही बनकर आ रहे होते हैं, इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप क्या करो, वो पढ़ लो। अच्छा, पेज नंबर आपने पढ़ना है 42, पेज नंबर 42। इसके एग्जाम्पल्स देखो, थर्ड प्रोपोर्शन, इसके अलावा फोर्थ प्रोपोर्शन, कंटिन्यू प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन। ये नाम पढ़ लेना और उसके तरीकेकार देख लेना कि ये है क्या। ठीक है, दरअसल मैं तो यहाँ बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन आपको मैं सिर्फ 2-3 एमसीक्यूज बना के दे सकता हूँ, पूरी बुक तो नहीं पढ़ा सकता, इसीलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपने क्या करना है कि पेज नंबर 42 और 43 इस चैप्टर का आपने पढ़ लेना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो और इनकी प्रॉपर्टीज
जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो आपने देखनी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात है कि ये होता क्या है, मैं आपको ज़रा से इसके हवाले से बता दूं। ये एक प्रोपोर्शन है ए रेशो बी। यस बेटे, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से प्रोपोर्शन की चारों प्रॉपर्टीज हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो नाम लिख देता हूँ यहाँ, सबको अलग अलग से कर लेते हैं इसी प्रोपोर्शन में। फिर अगर एग्जाम में पी ए क्यू एस टी यू की शक्ल में आ जाए, मतलब ए बी सी की जगह और आ जाए, तो तरीका सेम रहेगा, ठीक है। पहला इन्वर्टेंड होता है, दूसरा अल्टरनेंडो होता है, और अल्टरनेंडो, तीसरा कॉम्पोनेंट होता है बेटा, और जनाब अगला जो होता है वो डिविडेंड होता है, ठीक है। तो किसी भी प्रोपोर्शन के ये चारों प्रॉपर्टीज कैसे बनाते हैं बेटा, फिर यही प्रोपोर्शन को ले लो, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ ए रेशो बी इज प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी, यही यहाँ पर लिख देता हूँ ए रेशो बी इज प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी, ये यहाँ पर लिख देता हूँ ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी, यहाँ पर भी ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी। मतलब एक ही प्रोपोर्शन की सारी प्रॉपर्टीज कैसे बनाते हैं ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इनवर्टेंडो में क्या करते हैं बेटा, जो मीन है उसको एक्सट्रीम बना देते हैं, मतलब इस ए और बी की जगह चेंज कर देते, बी को यहाँ ले आओ और ए को वहां शिफ्ट कर दो। सिमिलरली यहाँ पर भी डी को सी की जगह ले आओ, सी को डी की जगह, तो ये हो जाएगा डी रेशो सी। ये आपके पास जो प्रॉपर्टी बनी है, इसको अपॉन में और करके आप चेक कर सकते हो सकता है कि एग्जाम में आपको इन्वर्टेंडो पूछे और वो अपॉन में ऑप्शन दिए हो, तो आप अपॉन में क्या लिखेंगे, बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी, ठीक है बेटा। उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब अल्टरनेंडो में क्या करते हैं, अल्टरनेंडो में बेटा जरा थोड़ा सा बेटा सिंपल काम है, बहुत ज्यादा नहीं है। आपने क्या करना होता है, सिर्फ मीन दोनों की जगह चेंज कर देते, बी को सी की जगह ले जाओ और सी को डी की जगह ले जाओ, मतलब ये हो जाएगा ए रेशो सी और प्रोपोर्शन टू बी रेशो डी। और अगर आप इसको अपॉन में करेंगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी, ठीक है। तो इन दोनों में ये फर्क था, यहाँ पर दोनों की जगह चेंज करते हैं, ए बी की भी और सी डी की भी, जबकि यहाँ सिर्फ अंदर वाले दोनों नंबर की जगह चेंज कर देते अल्टरनेंडो में, ठीक है। अल्टरनेंडो में दोनों मीन की जगह चेंज करते हैं और इन्वर्टेंडो के अंदर मीन और एक्सट्रीम दोनों दोनों की जगह चेंज करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, कॉम्पोनेंडो में क्या करते हैं, कॉम्पोनेंडो में सबसे पहले इस स्टेटमेंट को अपॉन में चेंज करते हैं, ए अपॉन बी और साथ में प्लस वन कर देते हैं, राइट हैंड साइड में भी सी अपॉन डी और साथ में प्लस वन कर देते हैं। तो यूं एलसीएम ले लेते हैं इसका, बी वन जा बी, वन ए जा ए प्लस वन बी जा बी, और इस तरीके से ये बन जाता है ए प्लस बी अपॉन बी। और यहाँ पर भी आप एलसीएम ले लेते हैं, कुछ नहीं तो वन डी वन जा डी, वन सी जा सी प्लस डी वन जा डी, और इस तरह ये प्रोपोर्शन इस तरह कॉम्पोनेंटो बन जाता है, ठीक है बेटा। और अगर हम डिविडेंडो की बात करें तो हमने यहाँ प्लस वन की था, यहाँ माइनस वन, पहले अपॉन में चेंज करो, ए अपॉन बी माइनस वन, यहाँ सी अपॉन डी माइनस वन, और बिल्कुल वैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा बी वन जा बी, वन ए जा ए माइनस बी वन जा बी, और इस तरीके से ये डिविडेंडो की प्रॉपर्टी बन जाएगी, डिवाइड में डी, वो यहाँ पर बी वन सी जा सी और माइनस डी वन जा डी। तो ये प्रॉपर्टी किसकी बन गई बेटा, डिविडेंडो की बन गई। यानी सिंपल, यहाँ पर मीन एक्सट्रीम की जगह दोनों की चेंज करेंगे या सिर्फ दोनों मीन की जगह चेंज कर देंगे, और यहाँ पर कॉम्पोनेंटो में प्लस वन करेंगे अपॉन में चेंज करने के बाद, और डिविडेंडो में माइनस वन करेंगे बेटा। बोर्ड ज़्यादा भर गया बेटा, फटाफट से लिख लो, तो उसके बाद मैं इसी के मजीद एमसीक्यूज बताता हूँ कि किस तरीके से आते हैं, शाबाश जल्दी। यस बेटे, तो आप लोगों ने ये उम्मीद है प्रॉपर्टीज को जान लिया होगा किस तरीके से करते हैं अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो। अब हम देखते हैं ज़रा से मीन पोजीशन निकालना या फिर सेकंड पोजीशन, थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। मान लो आपको इस तरह एक जो है वैल्यू दे दे 1,2,3 और आपसे कहेंगे फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द गिवन सीक्वेंस, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो इसका निकालते कैसे, ऐसे 3 नंबर समटाइम देके थर्ड प्रोपोर्शन पूछते हैं, या फिर 2 नंबर देकर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन पूछते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो पहले 3 वाले करते हैं, फिर 2 वाले भी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर 2 वाले करते हैं, जैसे 2/5, और अब आपसे पूछते हैं फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। चेक करते हैं तो इसके अंदर क्या क्या करना होता है, 3 दिए और फोर्थ प्रोपोर्शन मालूम करना है। क्या करना है, 3 दिए हमें आपको, और आपको नेक्स्ट प्रोपोर्शन जो फोर्थ है वो मालूम करना है, फोर्थ नहीं है तो क्या करते हैं 1:2 और इज इक्वल टू 3:x, लेट कर लो कि चौथा जो है वो x है, तो अपॉन में चेंज करते हैं 1/2 इज इक्वल टू 3/x। यहाँ से क्या करते हैं x की वैल्यू निकालते हैं। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 को वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, x 1 जा x और 2 3 जा 6। तो बताओ कि हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ गया, 6। इस तरीके से आपको कौन सा प्रोपोर्शन निकालते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। और मान लो अगर 2 नंबर दिए और अब आपसे पूछे कि बताओ आप फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, तो ऐसी कंडीशन में आपने याद रखना है मेरा बेटा कि 2:5 तो हो जाएगा,
लेकिन जब आपको फोर्थ प्रपोर्शन निकालने के लिए कहे और दो दिए हो, तो फिर उस सूरत में आपने जो दूसरा होता है ना, वही उसी को तीसरा कंसिडर करते। दो एलिमेंट देते हैं और फिर भी फोर्थ प्रपोर्शन निकालने के लिए कहे, तो जो दूसरा एलिमेंट होता है उसी को तीसरा सपोज करते हैं और चौथा आपको एक्स कर देते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं और 2/5 इज इक्वल टू 5/x। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 एक्स, एक्स 2 ज़ा 2x और यह हो जाएगा 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ से x की वैल्यू चाहिए 2 मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा बेटा 25/2। अब ये कैंसिलेशन नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, यही पूरी वैल्यू है। समटाइम ऐसा होगा कैंसिलेशन हो रही होगी, तो एक टेबल में आएगा तो आप उसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है बेटा, इससे पहले भी एक एग्जांपल करवा चुका हूँ, फिर से दोबारा एक और एग्जांपल करवा रहा हूँ। मान लो आपको प्रपोर्शन के एलिमेंट इस तरह दे दे कि मान लो आपको दिया हो x/4 इज इक्वल टू लेट्स सपोज 8/12, और अब आपसे कह के बताओ इसके अंदर x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वर्डिंग में लिखा होगा ना कि इफ x/4 इज इक्वल टू 8/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस तरीके से पैटर्न बनी होगी, तो आप इसको अपॉन में चेंज करोगे सबसे पहले, और फिर देन आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर सेम है, कोशिश करो सिंप्लीफिकेशन हो। तो देखो 4 1 4, 4 3 12, ये बेटा x इज इक्वल टू हो जाएगा 8/3। अब देखो दोनों कैंसिलेशन फिर से नहीं होती, x की वैल्यू 8/3 आ गई डायरेक्ट। और अगर मान लो कैंसिलेशन ऐसी होती कि यहाँ इवन नंबर आ जाए, मान लो अगर यहाँ पर 4 के बजाय 6 होता, ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर, चलो फिलहाल 4 के लिए, इसको 6 के लिए भी सॉल्व कर दो। x/6 इज इक्वल टू 8/12, इस तरह तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये बनता है x/6 इज इक्वल टू 8/12, और आप 6 1 6 2 ये बनता है x इज इक्वल टू 8/2 और ये बनता है 2 1 2 4 और x की वैल्यू क्या आ जाती, 4। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा यही थी चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज, जो कि प्रॉपर्टीज थी, प्रोपोर्शन क्या था, रेशो क्या था, जो कि मैंने आपको बता दिया। अच्छी तरीके से बेटा इसको देख लीजिएगा, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, और बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के करते हैं। जरा कुछ से इसको उतार लो, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। शाबाश बेटा। तो आपने पिछले चैप्टर के एमसीक्यूज इस तरीके से उम्मीद समझ लिए होंगे। अब चूंकि मैंने डायरेक्ट इसलिए बोर्ड तैयार की क्योंकि टाइम ज़्यादा कम हो, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी वीडियो लंबी जा रही है, कोशिश करते हैं कि कवर हो जाए। देखो बेटा, मैंने मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स लिखी हैं और वो जो एग्जाम के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट में से जस्ट वो। ठीक है, तो पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है दरअसल बेटा, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम की तादाद बराबर हो। दोबारा सुनो, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम की तादाद क्या हो, मतलब रोज बराबर हो कॉलम्स के। मान लो 2/2, 2 एक मैट्रिक्स हो 2 × 2 या 3 × 3, यानी रोज और कॉलम दोनों बराबर हो। आर का मतलब रोज, सी का मतलब कॉलम, दोनों अगर बराबर हो जाते तो क्या कहलाएगा, ये आपके पास कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम के अंदर मैंने अक्सर का देखा है, इस तरह लिखा होता है कि इफ आर इज इक्वल टू सी, यानी इफ द रोज इक्वल टू द कॉलम देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश, और 4 ऑप्शन दिए होते हैं, रेक्टेंगुलर, आइडेंटिटी, इन सब में से कोई 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको क्या होगा, स्क्वायर। याद रखने के रोज बराबर हो कॉलम की, और अगर रोज बराबर ना हो कॉलम के तो वो को क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। यानी इसका थोड़ा सा उलट, ये इक्वल है, ये नॉन इक्वल है। ठीक है, इसकी एक मिसाल ले लो। मान लो आपको जो है ना वो इस तरह दे दे 2 3 5 6, और ये आपके पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर देख लो नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। ठीक है, अच्छा मैं साथ साथ मिटाता जाऊंगा क्योंकि आपको समझाना भी है और काफी सारी जगह भी वो करनी है। देखो बेटा, इसके बरक्स अगर आपको इस तरह दे, थोड़ा सा चेंज कर दे, इस तरह दे 2 + 5 और नीचे दे दे 3 + 6, मतलब बीच में प्लस आ जाए। अगर दो एलिमेंट के बीच में प्लस आ गया तो समझ जाना अपने वो दोनों एक ही है, दरअसल वो दोनों क्या है, एक ही है। तो ऐसी कंडीशन में अब ये स्क्वायर नहीं हुआ, अब ये रेक्टेंगुलर यानी कॉलम मैट्रिक्स हो जाए, क्योंकि 2 और 5 दोनों एक ही नंबर है। 2 और 5 7 हो जाएंगे और 3 और 6 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना मकसद ये था कि आपके पास जो नंबर है अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो वो दरअसल स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं। आप इसको ये मत समझना इसके अंदर 2 रो है 2 कॉलम है। इसके अलावा एक और इस तरह आता है, आपके पास सिंपल एक एलिमेंट दे देते हैं, लाइक √3 आपको दे दिया, और अब आपसे पूछते हैं कि बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो बेटा ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो कॉलम बराबर हो, मैंने कहा ना इसके अंदर देखो एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो रो कॉलम बराबर हुए, तो अगर किसी सिंगल एलिमेंट आपको दे दें किसी मैट्रिक्स के अंदर तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, याद रखिएगा बेटा। ठीक है, रेक्टेंगुलर क्या है, जिसमें रो कॉलम बराबर ना हो, लाइक दिस। अगर मान लो इस तरह दे दूं 2 6 तो रेक्टेंगुलर होगा। ठीक हो गया, साथ में रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा क्योंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स, एक रो हो तो रो मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, ये फिक्स होता है। ठीक है, ये होता है 1 0 0 1, ये आपने जबानी याद करना है। ठीक है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की निशानी है ये वाले। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे जीरो। मान लो ये वाला एलिमेंट है जीरो के अलावा बाकी सब जीरो,
ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। लीड इस डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे जीरो हो जाए, सारे क्या हो जाए, जीरो, ऐसा डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। डायगोनल और स्केलर में लिटिल बिट फर्क होता है। क्या फर्क होता है कि इसमें इसमें भी ये मैट्रिक्स, ये वाले जो डायगोनल के एलिमेंट है वो जीरो के अलावा होते हैं, लेकिन ये सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। जब ये बिल्कुल सेम हो जाते हैं और बाकी जीरो हो जाते हैं तो ऐसा मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, यानी इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें डायगोनल के एलिमेंट अलग अलग आ सकते हैं डायगोनल में, लेकिन स्केलर में डायगोनल के एलिमेंट बिल्कुल सेम होंगे, तब ये स्केलर मैट्रिक्स कराएगा, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब एक सिंपल, मेरे अल्फाजों पे गौर करना, स्केलर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, लेकिन डायगोनल को आप स्केलर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट सेम नहीं है। इसके एलिमेंट सेम होंगे तो इसको स्केलर कहेंगे। बात क्लियर हुई? अब इसके बाद सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये एमसीक्यूज के हवाले से दो बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बेटा, आपको कहा जाता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके मैट्रिक्स के खुद के बराबर हो, यानी ट्रांसपोज लेने पर भी वो वही मैट्रिक्स आए, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब आपको ये कंडीशन दी होगी, इफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश। इफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, जरूरी नहीं कि ए ही दे, हो सकता है वो सी दे रहे, हो सकता है वो बी दे रहे, इस तरह दे रहे, बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश। सो ऐसा मैट्रिक्स जो खुद के ट्रांसपोज के बराबर हो, कौन सा है, सिमेट्रिक। अच्छा, उसके बाद ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लो और वो अपने अपने नेगेटिव के बराबर आ जाए, मतलब प्लस के बजाय अब यहाँ माइनस, यहाँ पहले क्या था प्लस प्लस, लेकिन अगर वो माइनस के बराबर आ जाए, ट्रांसपोज लो उसका माइनस के बराबर है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। मतलब चक्कर माइनस का, माइनस नजर आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक, माइनस नजर नहीं आया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपको ऑर्डर बताना है, आपको बिल्ड पोजीशन बतानी है और थोड़ी बहुत जो है इसके अंदर और चीजें बतानी है। फटाफट से उतार लो, फिर हम बात करते हैं उसके बारे में। ठीक है, ओके बेटा, सो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं कि बाकी मैट्रिसेस के अंदर क्या है। सबसे पहले आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं बेटा, रो बाय कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम की तादाद उसका ऑर्डर कहलाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको एक मैट्रिक्स दे दूं, इस तरह हो 2 3 5 6 9 2, और अब आपसे पूछूं इसका ऑर्डर बताओ, तो आपने सिंपल इसकी रोज काउंट करनी है। ये रो होती है और ये कॉलम होता है, तो बताओ इसके अंदर 2 रो है और 3 कॉलम है, इसका मतलब हो जाएगा 2/3, इसका ऑर्डर आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करना है आपने, और वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद आपके पास आता है जनाब किसी भी एलिमेंट की पोजीशन मालूम करना। ठीक है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट। मान लो मैं एक सिंपल सी कहानी बता देता हूँ आपको, आपने पढ़ा होगा 1 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। दरअसल ये जो 1 1 2 2 3 होते हैं, ये दरअसल बताते क्या है, ये कॉलम और रोज की पोजीशन बताता है कि ये एलिमेंट कहाँ पर है। इस 101 का मतलब है कि ये एलिमेंट दरअसल फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, और ये 22 बताता है कि ये एलिमेंट दूसरी रो और दूसरे कॉलम के अंदर है, और 32 का मतलब है कि हमारे पास तीसरी रो और सेकंड कॉलम के अंदर है। ये इस तरह रोज होती है बेटा और इस तरह कॉलम होती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये पोजीशन हो गई। तो मान लो अगर इसके लिहाज से आपको मैं एक मैट्रिक्स दे दूं इसमें से, ठीक है, इस तरह 1 2 5 6 9 0 -2 -5 और लेट्स सपोज मान लो 7, कोई भी मैंने नंबर ले लिए, और अब आपसे पूछ लो कि बताओ कि इसके अंदर हमारे पास A31 कौन सा एलिमेंट होगा। तो सिंपल आपने बताना है कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला एलिमेंट, इसका मतलब 9 आपका आंसर है। ठीक है, तो सिंपल कोई सा भी नंबर आपसे पूछ ले, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट आराम से निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, दरअसल पोजीशन ऑफ एलिमेंट है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स किसके अंदर, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पोजीशन ऑफ मैट्रिक्स, दोनों आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसके बाद आपके पास आता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, आपको डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला बेटा बता दूं। पहले तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में थोड़ा फर्क याद रखना। मैट्रिक्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट होती है, लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर ये सीधी लाइनें होती है। ये थोड़ा लाइन बड़ी करूँ ताकि इसमें फर्क नजर आए। ये बेटा मोड जैसे, ठीक है, जिस तरह आप मॉडुलस पढ़ते हैं 9th क्लास में अपने मोड पढ़ा होगा, उस तरह ये लाइनें होती है बेटा, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये डिटर्मिनेंट के संबंध होते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई एलिमेंट दे, लेट्स सपोज मैं जनरल फॉर्म बना देता हूँ A B C और D, और अब आप इसको डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं बेटा, याद रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, A को D के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीच में माइनस, फिर B को C के साथ मल्टीप्लाई या C को B, बात एक ही है।
और इस तरीके से इसका क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक हो गया मेरा बच्चा, इसका डिटर्मिनेंट का ये फॉर्मूला है। तो अगर मान लो आपके पास कोई, लेट्स सपोज कोई मिसाल ले लेते हैं, 2, 3, 5 और 9 इस तरह आपके पास आ जाए, और अब आपसे क्या इसका डिटर्मिनेंट निकाल के दो, मैट्रिक्स दे दे और आपको डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो आप ओके स्टूडेंट, तो ये जो डिटर्मिनेंट है, पहले जो मैट्रिक्स दिया होगा सबसे पहले उसको डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट चेंज कर देंगे आप मोड में, और फिर उसके बाद बिल्कुल इस फॉर्मूले के तहत 2 3 जा 6, बीच में माइनस, और फिर बी सी यानी 5 9 जा 45। ठीक है, तो आप देख लो जरा, 45 में 6 देंगे तो माइनस का 39 बच जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अच्छा, मजीद इस चैप्टर के अंदर हम ये देखते हैं कि कुछ पॉसिबिलिटीज होती है, कुछ क्वेश्चन। अच्छा, सो इसमें जो मजीद इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखनी होती है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें होती है कि एडिशन कब पॉसिबल होती है, किसी भी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस की, और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी, लेकिन उसके लिए रूल अलग है। देखो बेटा, किसी भी दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को ऐड तब कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट तब कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट यानी प्लस या माइनस, जब उनके ऑर्डर बिल्कुल सेम हो, जब ऑर्डर उनके बिल्कुल सेम हो। मान लो एक 2/2 का तो दूसरा भी 2/2 का होना ज़रूरी है, तभी ये ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यानी जब आप इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो उससे पहले आपको देखना क्या है, उससे पहले बेटा आपने देखना है कि हाँ इनके ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो पहले आप रो बाय कॉलम, रोज को काउंट करेंगे एक के, और कॉलम को एक का ऑर्डर आ जाएगा, दूसरे के रो और कॉलम काउंट करेंगे उसका ऑर्डर आ जाएगा, उस तरह आपको पता चल जाएगा रो आपका ऑर्डर सेम है या नहीं। ठीक है बेटा, तो ये एडिशन के लिए हो गया। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन के लिए जगह थोड़ी कम है, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ बेटा। मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल क्या है, मल्टीप्लीकेशन के लिए दो मैट्रिसेस का रूल ये होता है कि पहले वाले कोई भी मैट्रिक्स हो, पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो हमेशा बराबर होने चाहिए। ठीक है, लाइक दिस, अगर एक 2/3 के और एक 3/1 के, तो ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। बाकी ये कुछ भी हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता 2/1, क्योंकि आंसर 2/1 में आएगा, 3/3 में नहीं आएगा। अच्छा, इससे एक एमसीक्यूज बन सकता है। कैसे बन सकता है कि अगर मान लो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 और दूसरे का है 3/2, तो बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर बेटा आएगा 2/1। कैसे, यानी जो फर्स्ट होता है और जो लास्ट होता है उनको मिलाओगे तो वो उसका आंसर आएगा। ठीक है, यानी दो रेशियोज को हो सकता है कि वो दो ऑर्डर को बराबर ले ले, और फिर पूछते कि अगर दो ऑर्डर ऐसे मैट्रिक्स हो और आप इनको मल्टीप्लाई करो तो बताओ कि इसका रिजल्ट क्या बनेगा। तो रिजल्ट 2/1 बनेगा, यानी ये दो सेम होंगे तो ये दोनों का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, इस तरीके से बेटा मल्टीप्लीकेशन के इस चैप्टर में मेरे ख्याल से कुछ इतना और ज़्यादा कुछ नहीं रहा, ये आपको बेटा बता दी मैंने। इसके अलावा मैंने बेटा चीज़ें नोट की है, कुछ आपको क्लासेस में पढ़ाई भी है दोनों स्कूल में। तो ये है कि A12 और M12, M और इसमें फ़र्क था, A की वैल्यू भी निकालते थे और M की वैल्यू भी निकालते थे। अब A क्या होता था और M क्या होता था, ये आपको तफसीलन मैंने बताया था कि M के अंदर हम दरअसल क्या करते हैं बेटा, माइनस नहीं लेते। ये डिटरमिनेंट वाला जो माइनस होता है जब हम रो और कॉलम को ड्रॉप करते हैं किसके अंदर, मैट्रिक्स रूल के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है उसके अंदर, जबकि ए के अंदर माइनस, इसमें माइनस नहीं लेते और ए के अंदर माइनस भी लेते। ठीक हो गया बेटा, तो इस तरीके से ये चीज़ें मैंने आपको बताई उसके अंदर, ये भी काइंडली आप उसमें देख लीजिएगा एडजॉइंट 3/3 में, तो ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, सो इस चैप्टर के अंदर इतना ही। वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी बेटा, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक और चैप्टर इसमें से मैं ट्रिग्नोमेट्री का ऐड कर रहा हूँ, और फिर ये बाकी मान लो जो 2 से 3 चैप्टर की रह जाएगी, ज्योमेट्री को ओवरऑल इंक्लूड करूँगा एक साथ। ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड कर दूँ, क्योंकि एक साथ उसको एडिट करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए 2 पार्ट में कर दूंगा। काइंडली ये पार्ट देखेंगे तो दूसरा पार्ट साथ में देखना पड़ेगा, उसके ऊपर मैं मतलब कुछ हिंट दे दूंगा कि पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। ठीक है ना बेटा, तो ये मिटा देते हैं फटाफट से, और नेक्स्ट ये आप नोट कर लें, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं बेटा फटाफट से। शाबाश। यस बेटे, सो अभी जो नया चैप्टर इंक्लूड किए मैंने, बीच में एक चैप्टर छोड़ दिए जो आपके पास थी, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो था वो बीच में मैंने अभी जो है स्किप किया। गालवन थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके बाद है। इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो पार्शियल फ्रैक्शन था, वो मैंने फिलहाल के थोड़ा सा स्किप कर दिया। ठीक है, स्टैटिस्टिक के अंदर जो है कुछ ज़्यादा एमसीक्यूज इसके अंदर नहीं है, बट अ लिटिल बिट थोड़े थोड़े एमसीक्यूज हैं जो आ सकते हैं, इसीलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। आपको बेटा किसी भी कोई अनग्रुप डेटा दे दिया जाएगा, अनग्रुप डेटा के बाद कोई भी रो डेटा कोई नंबर दे जाएंगे 2 4 5, और आपसे कहेगा बताओ उसका अर्थमेटिक मीन क्या है, या उसका मीडियन क्या है, या उसका मोड क्या है, ये आपसे मालूम करने के लिए कहेंगे। तो कैसे मालूम करेंगे, लेट्स स्टार्ट इट। मीन निकालने के लिए बेटा क्या करना होता है, फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, मतलब जितने भी तादाद इन सबको प्लस कर दो, जैसे जितने भी नंबर हो सबको प्लस कर दो, 2 + 3 + 5 + 6 + 9, जो भी नंबर है सबको प्लस कर दो और डिवाइडेड बाय
एन का मतलब इनकी तादाद 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करो। ठीक है बेटा, इन सबको प्लस कर दो, 2 3 5 5 5 10, 10 और 6 कितने हो गए आपके पास जनाब 16, 16 और 5 25 हो गए बेटा, तो ऊपर आ गया 25 और अपॉन में 5, सो 5 1 5 5 और आपका आंसर क्या आ गया 5। तो अर्थमेटिक मीन बेटा इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सारे नंबर्स को ऊपर प्लस कर देना और जितनी तादाद है उनकी उससे डिवाइड कर देना। ठीक है, प्लस और तादाद से डिवाइड। अब मीडियन कैसे निकालेंगे सिमिलरली। अच्छा, मीडियन के अंदर कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बता देता हूँ आपको कि अगर किसी बहुत सारे अनग्रुप डेटा आपको दे दिया जाए, उसमें से ग्रुप वो निकालना हो, मीडियन निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, पहले आखिर में दोनों का पेयर बनाए, फिर शुरू का आखिर का पेयर बनाए। मतलब आखिर से भी एक जोड़ा बनाते जाए और शुरू से भी एक जोड़ा बनाते जाए, बिल आखिर बीच में एक नंबर बच जाएगा, जो बीच में नंबर बचेगा वही आपका मीडियन। ठीक हो गया बेटा, जो बीच में नंबर बचेगा वही आपका मीडियन है। तो मान लो अगर ऐसा हो कि इन्हीं नंबर के साथ एक बढ़ा लेते हैं, मान लो 5, 6, 9, 15, 11 और लेट सपोज आपको दे देते हैं 3। तो अब बताओ कि आपने इसका मीडियन क्या है। अच्छा, ये चीज़ें ज़रा से तब इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास क्या हो, डेटा जो हो सीक्वेंस में हो, सीक्वेंस का मुराद तरतीब से हो। ठीक है, इसमें देखो मैंने एक गलती की है, ठीक है, जानबूझ के। अब ये चीज़ें भी आपने देख लेनी है लाजमी सी, क्योंकि देखो अब 5, 6, 9 तो तरतीब से, लेकिन 11 और 15 नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, ये वाला बाद में देते कर, तो अरेंज 5, 6, 9, फिर 11, फिर 15। अच्छा, ये तो एक दो नंबर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ज़्यादा नंबर होंगे तब आपने पहले सेंडिंग ऑर्डर में इसको तरतीब देना है, फिर निकालना है। तो अब देखो, इसका पेयर बना दो और इसका पेयर बना दो, तो बीच में वही 9 रहेगी। इसका मतलब है मीडियन जो है वो आपके पास क्या है, 9 ही है। मान लो एक और डेटा ले लेते हैं, ये तो ऑड नंबर था, इसलिए ऑड नंबर का मतलब है 5 नंबर थे ना, 5 तो ऑड नंबर है, तादाद इनकी ऑड थी। अब इवन आपके इसका ले लेते हैं, लेट्स सपोज मान लो 5, 6, 9, 11, 15, 17 इस तरह कुछ आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही, चाहे ऑड नंबर तादाद आ जाए या इवन आ जाए, आपने लास्ट में से एक पेयर बनाना है और शुरू में से एक पेयर बनाना है। अब बीच में रह जाएंगे 2, तो जब बीच में 2 रह जाएंगे फिर आपने उन दोनों को प्लस करना है, 9 प्लस 11 और डिवाइडेड बाई 2। तो बताओ 11 और 9 कितने हुए जनाब, आपके पास हो गए 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 10 और आपके पास 10 रहेगी। ये 10 आपका क्या है, मीडियन। ठीक है बेटा, मतलब ऑड आगे तो आप पेयर बनाएंगे, बीच में एक रह जाएगा और जो रह जाएगा वही आपके पास क्या होगा, मीडियन। शर्त क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब से हो। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा आपके पास इवन, आपके पास डिजिट आ जाएंगे, यानी इवन नंबर ऑफ डिजिट। आप क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, बीच में 2 रह जाएंगे, इसके लिए भी वही कंडीशन है, आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक हो गया। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के बाद आपके बीच में जो 2 नंबर बचेंगे दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड। वैसे डेसिमल में आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा, डेसिमल में आएगा तो उसका आपको ऑप्शन भी डेसिमल में दिया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आप ये देख लेना। अच्छा, मोड क्या है, मोड के अंदर अमूमन जरा आसानी होती है अनग्रुप के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें जो नंबर ज्यादा बार आया होता है ना, वही आपके पास आपका मोड होता है। आपने डेटा में गौर करना होता है कि कौन सा नंबर एक से ज्यादा मरतबा है, यानी सारे नंबर से ज्यादा मरतबा कौन सा रिपीट हुआ है। तो उसमें देखो 2 एक मरतबा और दूसरी मरतबा 2 2 मरतबा है, 5 भी एक, बाकी सब एक एक मरतबा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो मोड होगा वो क्या होगा, वो 2 होगा। इसी आसान इसलिए मैंने लिखा ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो डेटा किसी भी तरीके से आ जाए, कॉन्सेप्ट जब इंसान को होता है फिर कर जाता है वो। ठीक है, तो इसमें भी जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो आपके पास क्या है, आपका मोड है बेटा। ये 3 फॉर्मेट इसकी जो है वो एमसीक्यूज आती है। एक और तरह के इसके एमसीक्यूज आती है कोटाइल में। ठीक है, फर्स्ट कोटाइल, सेकंड कोटाइल, थर्ड कोटाइल। आता कैसे, कहते हैं कि बेटा कोटाइल की जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 कोटाइल थे, किसी भी डेटा को 3 हिस्सों में तोड़ते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट कोटाइल, सेकंड और थर्ड, इसकी पहचान क्या होती है, Q1, Q2, Q3। अच्छा, पहले जो आपके पास कोटाइल होता है वो आपके डेटा को तोड़ता है 25% इंटू 75%। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि शुरू का 25% हिस्सा अलग हो जाता है और बाकी 75 एक साथ रह जाता है। टोटल कितना होता है, 100% डेटा होता है आपके पास, उसमें से 25% फर्स्ट कोटाइल में अलग हो जाता है और 75 अलग। सेकंड कोटाइल में क्या होता है, 50-50 हो जाता है, 50% अलग इंटू 50% अलग, इस तरीके से। ठीक है, सेकंड कोटाइल में क्या होता है, 50-50, फर्स्ट में 25 पहले होता है और 75 बाद में। थर्ड में इसका उलट हो जाता है, 75% जो है वो अलग हो जाता है और 25% अलग, मतलब आखिर में 25 रह जाता है, शुरू में 75 आ जाता है। ये चीज़ें याद रखनी है बेटा, ये एमसीक्यूज में आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि फर्स्ट कोटाइल डेटा को कितने हिस्सों में तोड़ता है,
कौन से हिस्सों में ऑप्शन में दिए होते हैं। फर्स्ट वाले में 25 पहले होगा, थर्ड वाले में 75 पहले होगा। ये चीज़ें ध्यान से याद रखनी, ठीक है बेटा। इसको भी उतार लो, क्वार्टाइल वाला कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर के अंदर इतनी खास कोई कहानी और नहीं है, तो इस वाले चैप्टर के अंदर इतना ही। इसके अलावा अगर आपने इसके देखने हैं एमसीक्यूज, तो आपने बेटा मीडियन मोड, इसके अलावा जितने भी ग्रुप डेटा के फार्मूलाज हैं, स्टैंडर्ड, चाहे वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, या फिर आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन के फार्मूलाज है, चाहे वो इवन ऑड नंबर के फार्मूलाज है, ये सारे फार्मूलाज याद कर लेने जो कि आपको बुक में मिल जाएंगे आराम से कौन से, ठीक है। तो आपने स्टेट्स वाले चैप्टर खोलना है और जितने फार्मूलाज है उसको एक पेज पे लिख लेना है और उसको सिर्फ जस्ट याद करना है। सो कोई सा भी फिर आपको एमसीक्यूज आ जाए, आपको मसला नहीं होगा। मैंने अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दिए स्टेट के चैप्टर के इतना ही। अब नेक्स्ट चैप्टर का जो है वो जो काम होगा बेटा वो पार्ट 2 के अंदर करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए आप ये पिछला जो है वो रिवाइज कर लें। पार्ट 2 के अंदर फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह।